भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है और पूंजी निर्माण इसका मजबूत आधार बन रहा है। आने वाले वर्षों में पूंजी निर्माण की संभावनाएं अत्यधिक उज्जवल है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का हम ये 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण का जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, वो हमने कवर कर लिया था, परिचय। अब भारत में पूंजी निर्माण जो चैप्टर है उसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, वो है भारत में जो पूंजी निर्माण है उसमें भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। तो आज हम देखते हैं भारत में पूंजी निर्माण में भविष्य की संभावनाएं। भारत में पूंजी निर्माण की भविष्य की संभावनाएं क्या है आने वाले समय में, तो हम देखते हैं फ्यूचर में इसकी क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत एक विकासशील देश है जहां पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन का देश आर्थिक वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आने वाले वर्षों में भारत में पूंजी निर्माण की संभावनाएं बहुत ही उज्जवल है। नीचे इन संभावनाओं का विस्तार से हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि भारत में जो पूंजी निर्माण हो रहा है तो भविष्य में क्या होगा। तो भारत कैसा देश है, एक विकासशील देश है। ठीक है, अब जहां पूंजी निर्माण जो है का देश की आर्थिक वृद्धि में, अब पूंजी निर्माण जो है वो हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। आने वाले जो वर्ष है, आने वाले जो वर्षों में भारत में जो पूंजी निर्माण हो रहा है, पूंजी निर्माण की जो संभावना है वो बहुत ही उज्जवल है। इसलिए इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पे जोर दिया जा रहा है, कौशल विकास पे जोर दिया जा रहा है। जो नई 2020 नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इन सब चीज को ही आधार बनाया गया है। ठीक है, अब बढ़ते औद्योगिकरण की संभावना जो हम यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं, विस्तार में देख रहे हैं, तो बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण की संभावना। भारत में मेक इन इंडिया, ये नाम भी आपने सुना होगा, मेक इन इंडिया। तो आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के कई कारण औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इससे निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है जो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। अब देखिए भारत में मेक इन इंडिया जो है ये आत्मनिर्भर भारत, हमारा आत्मनिर्भर कैसे बने, ये बहुत सारे अभियान चलाए गए। अभियानों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से ज्यादा तेजी से विकास होने लगा है ना। बहुत सारे हमारे देश में ही वस्तुओं का निर्माण होने लगा, हमारा देश ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। इससे निजी और जो विदेशी निवेश बढ़ा, हमारा सामान विदेशों में भी गया, हमारा देश निजी मतलब हमारे देश में भी बिक रहा है, बाहर भी जा रहा है, निवेश हम कर रहे हैं, बाहर भी विदेशी निवेश भी बढ़ा, हम विदेश के लोग हमारे देश में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पूंजी निर्माण को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। अब विदेशी निवेश जो है एफडीआई में वृद्धि, सरकार के अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति और सरलता बढ़ा दी गई। पहले देखिए, पहले हमने जो सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि पहले बहुत सारे बाउंडेशन थे, बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे कि बाहर से जो आ रहे हैं, हमारे देश से जो बाहर जा रहे हैं सामान भी, उस पर बहुत सारे रूल्स, उनको कुछ बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया, बहुत सरल बना दिया गया। विदेशों से लोग भी अब आसानी से आते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अनुमति दे दी गई और इसमें सरलता ला दी गई। विदेशी निवेश से भी नई पूंजी, तकनीकी और रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे पूंजी निर्माण की गति तेज होती है। अब विदेशों से भी जो निवेश किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, नई पूंजी, तकनीकी और नई नई टेक्नोलॉजी और जो रोजगार के अवसर मिलते हैं विदेशों से भी, उससे क्या होता है, पूंजी के निर्माण में वृद्धि होती है। ज्यादा से ज्यादा पूंजी निर्माण होता है और पूंजी के निर्माण में जो गति है वो तेज होती है। ठीक है, बुनियादी ढांचे, यहाँ पे हम देखते हैं बुनियादी ढांचों का विस्तार कैसे होगा। सड़क है, रेल है, बंदरगाह है, बिजली है, डिजिटल नेटवर्क है, आदि क्षेत्रों में सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सरकार, आप अभी देख रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। बुनियादी ढांचों में सुधार से उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और पूंजी निर्माण को बल मिलता है। बुनियादी ढांचे जो बेसिक है, जो बुनियाद है, उसमें भी वो सुधार कर रही है, जिससे उत्पादन की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा देश का विकास हो, हमारे देश में पूंजी निर्माण जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो किस प्रकार से हमारे देश में पूंजी का निर्माण ज्यादा हो, वो सारे सरकार कार्य कर रही है कि हमारे देश में पूंजी का निर्माण ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से किया जाए। मानव पूंजी में निवेश, अब अभी हमने मानव पूंजी के बारे में तो पढ़ लिया कि मानव पूंजी क्या है। अब हम देख रहे हैं कि मानव पूंजी में किस प्रकार से निवेश किया जा रहा है, किस प्रकार से उस पर खर्च किया जा रहा है। तो शिक्षा है, कौशल है और विकास, स्वास्थ्य है, सेवाएं, इसमें सुधार से मानव संसाधन अधिक उत्पादक बनते हैं। यह दीर्घकालीन पूंजी निर्माण को मजबूत आधार है। देखिए क्या है कि शिक्षा है, कौशल है, स्वास्थ्य है, सेवाएं, ये इसमें सुधार करने से क्या होता है कि मानव संसाधन अधिक उत्पादक बनते
हैं मानव जो है वो, अगर आप इस पे खर्च करेंगे तो मानव का जो काम करने की क्षमता है, जो उसकी बुद्धि है, उसका बहुत विकास होगा, है ना। वो भविष्य में अपने देश के लिए बहुत सहायक होंगे और ये दीर्घ काल में, मतलब लंबे समय में, आने वाले समय में पूंजी निर्माण को और मजबूत बनाएंगे। भाई आज हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं बड़े हुए, तो वही नई नई चीजों को सीख कर, नई नई मतलब विदेशों में भी जाकर, बाहर भी जाके नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे, नई नई अच्छी से अच्छी जॉब पाएंगे, नए नए उद्योग धंधे खोलेंगे, तो उससे हमारे देश का जो है आर्थिक विकास होगा, पूंजी का निर्माण होगा। इस प्रकार इसलिए हमको मानव जो पूंजी है उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, शिक्षा है, कौशल विकास पे, स्वास्थ्य पे और सेवाओं पे। मानव पूंजी में निवेश, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मानव संसाधन अधिक उत्पादक बनते हैं। यह दीर्घकालीन पूंजी निर्माण का मजबूत आधार है। दीर्घकाल में जो पूंजी निर्माण होती है लंबे समय में, आने वाले समय में, तो उसको और मजबूत बनाया जाता है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का विस्तार, डिजिटल बैंकिंग, जनधन योजना, मुद्रा योजना आदि ने बचत और निवेश की आदत को बढ़ावा दिया। इससे भी घरेलू पूंजी निर्माण में तेजी से वृद्धि हुई है। अब देखिए क्या है तेजी से आने बढ़ने की संभावना है। ये है कि बैंक और जो वित्तीय क्षेत्र है, आपने देखा होगा आजकल कितना इजी हो गया है बैंकों में पैसा डालना निकालना। एटीएम के द्वारा हम बहुत इजी रूप से एटीएम कहीं ले भी जा सकते हैं। अगर आपको कैश नहीं ले जाना है तो जनधन योजना, मुद्रा योजना आदि ने बचत और ऐसे बहुत सारे बचत के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके, निवेश भी कर सके। उनको बैंकों से भी पैसे मिलते हैं, वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निवेश की आदत को बढ़ावा दिया गया कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रकार से हमें अपने पैसों में से बचाकर कुछ निवेश भी करना है, जिससे भविष्य में हमारे काम आए। इससे घरेलू पूंजी जो है उसमें निर्माण होता है। जो हमारे घर की पूंजी है उसमें भी पूंजी निर्माण में तेजी से आने की संभावना है, कि हमारा जो घरेलू पूंजी निर्माण है उसमें तेजी से बढ़ने की संभावना है। निष्कर्ष क्या है कि भारत में पूंजी निर्माण की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल है। अब पूंजी निर्माण जो है वो भारत में अत्यधिक प्रबल होती जा रही है, अत्यधिक इस पे जोर दिया जाए तो अत्यधिक ज्यादा बढ़ती जा रही है। यदि सरकार की नीतियां निवेश अनुकूल बनी रहेंगी तो शिक्षा, कौशल और बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार होता है। मान लीजिए सरकार की जो नीतियां हैं निवेश के अनुकूल रहे, इन्वेस्टमेंट करने के अनुकूल रहेंगी, तो जो शिक्षा, कौशल और बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार, अगर सरकार इसी प्रकार से शिक्षा पर, कौशल पर, स्वास्थ्य पर खर्च करती रहेगी, इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, निवेश करेगी, तो निरंतर जो है इन चीजों में सुधार आएगा और आने वाले वर्षों में विश्व का जो प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं वो शामिल हो जाएंगी। भारत में आने वाले वर्षों में विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी सरकार, गवर्नमेंट जो है इस प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि में खर्च करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, निवेश करेगी, आदि के ऊपर पैसे खर्च करेगी, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वर्षों में हमारे भारत में आने वाले वर्षों में विश्व में प्रमुख आर्थिक शक्तियों को शामिल किया जा सकेगा। विश्व भर में हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और नई नई चीजों को अपनाएगा, नई नई चीजों में शामिल होगा, नई नई शक्तियों में भी शामिल हो सकता है। भारत में भविष्य में शैक्षिक उपलब्धियां क्या है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में भविष्य में शैक्षिक उपलब्धियां क्या है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं अत्यंत उज्जवल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 को लागू होने से शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति अपनाई, 2020 एनईपी 2020 इसको बोलते हैं, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने से शिक्षा प्रणाली में व्यापक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों अपनाई? जिससे कि हमारे जो देश के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, मतलब बहुत अच्छे से उनको किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, जिस तरह उनका पूरा सर्वांगीण विकास किया जा सके और उनकी जो शिक्षा उनको देने की पद्धति है उसको, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या परिवर्तन किया गया, जिससे कि उनकी शिक्षा में और सुधार किया जा सके और उसको और अच्छा बनाया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को अपनाया, 29 जुलाई को लागू किया, जिससे शिक्षा प्रणाली को व्यापक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
आने वाले वर्षों में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सुलभता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब सरकार सबसे ज्यादा खर्च तो शिक्षा पे ही कर रही है, स्वास्थ्य पे कर रही है। तो जब आने वाला जो हमारा समय है उसमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है, मतलब शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसमें क्या सुधार किया जाए, तो उसको और गुणवत्ता उसमें लाना, समानता और सुलभता किस प्रकार से उसको और सुलभ बनाया जाए, तो उल्लेखनीय उसमें वृद्धि की जाएगी। भविष्य में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ेगा। अब देखिए भविष्य में क्या होगा, डिजिटल शिक्षा जो है, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, वो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इनका प्रयोग बढ़ेगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के अधिक अवसर मिलेंगे, संसाधन प्राप्त होंगे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के भी शिक्षा का अंतर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब देखिए सरकार क्या कर रही है भाई, डिजिटल शिक्षा दे रही है, और है ना ऑनलाइन शिक्षण भी आप देख रहे हैं कि बहुत सुलभ हो गया ये भाई, जो कहीं नहीं जा सकते हैं, नहीं कॉलेज स्कूल जा सकते हैं, उनको घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा भी मिल रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, शिक्षण प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। विद्यार्थियों को सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार से सीखे, चाहे वो ऑनलाइन सीखे चाहे ऑफलाइन सीखे। तो जितनी भी डिजिटल चीजें वो भी उसकी पढ़ाई में शामिल हो गई, उसकी शिक्षा में शामिल हो गई। किस प्रकार से उसको और अधिक अवसर मिले सीखने के, संसाधन प्राप्त होंगे। ग्रामीण और शहरी, गांव और शहरों में भी इस क्षेत्रों में अब बीच गांव और शहरों की जो शिक्षा का अंतर है कि भाई गांव के लोग, गांव के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, शहरी क्षेत्रों में तो भाई बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर है। सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे रही है, शिक्षा की पद्धति को अच्छा मतलब बना रही है, किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो पाए और उनकी शिक्षा को और अच्छा कैसे करें। उसमें ग्रामीण लोग अभी पीछे हैं, ग्रामीण के बच्चे अभी पीछे हैं। तो इसको भी कम करना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का अंतर भी धीरे धीरे कम होगा, उनमें भी समानता लाई जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों की जो शिक्षा का अंतर है उसको भी कम किया जाना चाहिए, तभी तो पूर्ण रूप से विकास होगा। महिलाओं की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, देखिए महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पर, कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे युवा अधिक आत्मनिर्भर रोजगारोन्मुख बने। अब महिलाओं की शिक्षा, भाई महिलाएं शिक्षित होंगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, देश शिक्षित होगा। तो इससे कि महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो भी बाहर निकल सके, वो भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो सके, वो भी जॉब कर सके, है ना। वो भी अगर अपने घर में कुछ हेल्प कर सकती हैं तो वो भी जॉब करके कर सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है कि बच्चों को नई नई चीज सिखाई जाए, नए नए हुनर सिखाए जाए, जिससे वो कुछ अपने उद्योग धंधे भी खोल सकते हैं और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी व्यावसायिक शिक्षा पे और कौशल विकास पे बहुत फोकस किया जा रहा है, नई नई चीजों को बच्चों को प्रशिक्षित करना, नई नई चीजें सिखाना, जिससे वो आगे चलकर रोजगार खुद प्राप्त कर सके, अपना खुद का रोजगार भी खोल सकते हैं, अपना खुद का कुछ उद्योग खोल सकते हैं, है ना। वो अपने रोजगार का अवसर वो खुद उनको मिल सकता है। इस प्रकार उनको प्रशिक्षित किया जा रहा, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे युवा अधिक आत्मनिर्भर बने। इससे क्या होगा कि युवा ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा, उसको किसी के सामने भाई गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अगर उसने ये सब चीज सीख लिया तो खुद भी अपना काम खोल सकता है, वो कुछ कार्य कुछ ना कुछ तो वो कर सकता है, छोटे मोटे उद्योग धंधे खोल सकता है, ठीक है। इस प्रकार तो उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी प्राप्त हो, इस पर सरकार ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, वैश्विक सहयोग से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा केंद्र बन सकता है। देखिए उच्च शिक्षा है ना, हाई क्वालिटी उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रहा है कि अनुसंधान, नवाचार, नई नई चीजों को लाना, नई नई चीजों का प्रयोग करना, वैश्विक विश्व भर से सहयोग लेना। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। और भारत में भी शिक्षा को मतलब शिक्षा के लिए बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जिससे कि लोगों को, भारत में बच्चों को, छात्र छात्राओं को, युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके और शिक्षा के नए नए अवसर मिल सके, रोजगार के अवसर मिल सके, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी पीछे ना रहे। इसलिए नई नई चीजों को भी उनके सामने लाया जा रहा है। निष्कर्षतः क्या होता है कि भारत में शिक्षा का भविष्य प्रगतिशील है
भारत में शिक्षा पर जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार हमारी उस पर फोकस कर रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, निवेश कर रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में प्रगतिशील रहेगा, तकनीकी सक्षम रहेगा, टेक्नोलॉजी सर्व समावेशी होगा, जो देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, जो अभी हमने यही बात की ना कि सरकार ये सब क्यों कर रही है, ये सरकार इसलिए कर रही है जिससे हमारे देश के लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो तकनीकी सक्षम, सर्व समावेशी हो, सभी को समावेशी मतलब सबको, सब मिलजुल कर जो होगा, सभी के लिए जो चीजें हो सबके लिए हो, है ना, सबका समावेश हो इसमें। और जो देश के सर्वांगीण विकास में, देश के संपूर्ण रूप से देश का जो विकास हो, सब पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से विकास हो, उस पर फोकस किया जा रहा है, उस पर मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। भारत में शिक्षा पर व्यय, अब देखिए भारत में शिक्षा पर व्यय किस प्रकार किया जा रहा है, खर्च किस प्रकार किया जा रहा है कि भारत में शिक्षा पर व्यय का अर्थ है कि सरकार द्वारा शिक्षा के विकास सुधार के लिए किए गए खर्च। शिक्षा पर व्यय मतलब जो सरकार खर्च कर रही है शिक्षा और विकास, शिक्षा के विकास पर और सुधार के लिए किया जो खर्च कर रही है, यह वे विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियों, मध्याह्न भोजन योजना, डिजिटल शिक्षा अनुसंधान आदि पर किया जाता है। देखिए क्या है कि सरकार, अभी हमने बोला कि भारत में शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय हो रहा है, सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, निवेश, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देखिए व्यय विद्यालयों में किया जा रहा है, कॉलेजों में किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मतलब कि युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित किया जा रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा कि किस प्रकार से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिससे कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो भी अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। मध्याह्न भोजन मिल रहा है, आपने सुना होगा ग्रामीणों में जो जब सरकार ने स्कूलों में क्या करती है कि मध्याह्न भोजन, जो उनको लंच होता है जब, तो उनके लिए भोजन बनवाती है, वहीं पे स्कूल में बनता है और बच्चों को वहीं पे दिया जाता है। जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो स्कूल तक पढ़ने नहीं आ पाते हैं, तो उनको चलो भोजन भी व्यवस्था कर रही है कि भाई आप आओ पढ़ने के लिए आओ, भोजन की व्यवस्था भी यही है जिससे कि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये सब सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही कर रही है, इतनी सारी योजना। ठीक है, ये भी योजना आई, ये राजीव गांधी के समय से ही आ गई थी। डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा मतलब आजकल आप देख रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑनलाइन, लैपटॉप, इन सब के यूज से भी शिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, और अनुसंधान, नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, आदि पर व्यय किया जा रहा है। इन सब पर सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पूरा व्यय करती है, क्योंकि सरकार का फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सके, किसी भी तरह से किया जा सके। भारत में शिक्षा पर व्यय 2 स्तरों पर होता है। देखिए, एक केंद्र सरकार द्वारा होता है, एक राज्य सरकार। अब भारत में शिक्षा पर व्यय 2 तरह से होता है, एक तो केंद्र की सरकार करती है और एक राज्य की सरकार करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करती है केंद्र। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य है। जब 2020 शिक्षा नीति आई, एनईपी 2020 आया, उस समय देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है एक साल के अंदर, जो एक वर्ष के लिए होती है ना जीडीपी, तो उसका लगभग 6% शिक्षा पर व्यय करने का उद्देश्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य क्या रखा गया कि जो 2020 की एनईपी 2020 के अनुसार जो शिक्षा नीति अपनाई गई, उसमें सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 6% शिक्षा पर व्यय करने का रखा गया कि इतना % शिक्षा पर जाएगा। हालांकि वर्तमान में लगभग 4% के आसपास है, पर लक्ष्य 6% का रखा गया था, पर वर्तमान में कितना है, 4%। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले जब शिक्षा नीति को अपनाया गया 2020, तो देश के सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का लगभग कितना % लक्ष्य रखा गया, तो 6% शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन वर्तमान में यह व्यय लगभग कितना है, 4% के आसपास है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि भविष्य में किस प्रकार से पूंजी निर्माण की संभावनाएं हो रही है, किस प्रकार से पूंजी का निर्माण होगा, तो भविष्य के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं बनाकर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रही है, शिक्षा पे खर्च कर रही है, जिससे पूंजी निर्माण के ज्यादा आसार है उस पे सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को अच्छे से अच्छा सुधारा जा सके और हमारा देश भी विश्व भर में ज्यादा से ज्यादा बेहतर
कर सके, शिक्षा में भी आगे रह सके और सर्वांगीण विकास हो सके हमारे देश का, पूर्ण रूप से विकास, हर क्षेत्र में विकास। इसलिए सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं बना रही है और भविष्य में पूंजी निर्माण का आधार, पूंजी निर्माण किस क्या क्या आधार हो, इस प्रकार वो उस चीज पे खर्च कर रही है जिन पे उसको लगता है कि इसके द्वारा ही पूंजी निर्माण अच्छे से होगा भविष्य में आगे चलकर। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर भारत में पूंजी निर्माण की गति इसी प्रकार बनी रही तो आने वाले समय में भारत विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।